नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोग से। काफ़ी टाइम से अपने इस चैनल पे कोई वीडियो मैं अपलोड कर नहीं पा रहा था कुछ कारणों की वजह से, बट मैं श्योर करता हूँ आपसे आपको कंटिन्यूसली इस चैनल पे जो वीडियोज़ हैं वो मिलती रहेंगी। अच्छे अच्छे कंटेंट जो है हर दिन आप लोग को मिलते रहेंगे, तो आप बस जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सबसे पहले तो जो न्यूज़ है, जो हेडलाइन है, वो मैं आप लोग को बता दूँ। दरअसल आर्मेनिया एक कंट्री है, आप लोग को पता होगा। यहाँ पर कॉकेशियन कंट्री है, यहाँ पर रशिया के थोड़ा नीचे पड़ती है, मैप में आप लोग देख सकते हैं। और इसके जो प्राइम मिनिस्टर है उनने ये डिसीजन लिया है, जो पार्लियामेंट है वहाँ का, उसमें ये अनाउंस कर चुके हैं कि CSTO ग्रुप, जिसका फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको ये लीव करने वाले हैं। और ये न्यूज़ अगर आप लोग देखो ना, तो इतना बड़ी न्यूज़ है, इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल न्यूज़ है कि आर्मेनिया में तो आप लोग कह सकते हो कि पूरी तरीके से बवाल मचा हुआ है। पूरा जो प्रोटेस्ट वगैरह है पार्लियामेंट के बाहर वो चल रहा है। जो वहाँ की पुलिस फोर्स है उसको स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल करना पड़ा इन प्रोटेस्ट को, आप लोग कह सकते हो, रोकने के लिए, या फिर जो भी एरिया है उसको खाली कराने के लिए। स्टन ग्रेनेड अगर आप लोग को नहीं पता तो बता दो, दरअसल एक वही बॉम्ब टाइप का ही होता है, ग्रेनेड ही होता है, लेकिन ये चोट नहीं पहुंचाता उतना ज़्यादा, साउंड ज़्यादा करता है और स्मोक जो है वो ज़्यादा निकलता है इससे। तो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो उसी के तरीके का होता है, डराने के लिए प्रोटेस्टर्स को, दंगे जो भड़कते हैं उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल करना पड़ा आर्मेनिया की जो पुलिस है उसको, ये प्रोटेस्ट जो है इसको रोकने के लिए। काफ़ी लोगों को चोट भी आई है, काफ़ी वीडियो इस तरीके की अगर आप लोग देखोगे तो यूट्यूब पे मिल जाएगी। और इन सब के अलावा हो सकता है आप लोग यहाँ पर ये कहो कि ठीक है, किसी एक कंट्री की बात है, आर्मेनिया या फिर रशिया की बात है, हम लोग इस पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दें। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो न्यूज़ है ना, इंडिया के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो साबित हो सकती है फ्यूचर में। कैसे, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। 3 मेन चीज़ जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो ये CSTO ग्रुप है क्या, और दूसरा ये जो आर्मेनिया का डिसीजन है कि हम लोग ये जो ग्रुप है इसको लीव कर देंगे, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। और तीसरा, अगर आप लोग देखो तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में भी देखा होगा, कि इंडिया के लिए कैसे ये बहुत ज़्यादा फायदे वाली न्यूज़ जो है वो साबित हो सकती है। तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, CSTO जो ग्रुप है ना, इसका फुल फॉर्म मैंने बताया ही आप लोग को, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हो, हालांकि इसका फॉर्मेशन जो है वो 1992 में हुआ था, जब आप लोग कह सकते हो कोल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हो गया था उसके बाद। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, इसको अगर आप लोग देखो ना, तो इसकी कहीं ना कहीं जो जड़ें हैं वो जुड़ी हुई है कोल्ड वॉर से ही। इस ग्रुप को नाटो आप लोग ने सुना होगा, वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज है उनका एक ग्रुप था, और USSR के अगेंस्ट में बेसिकली ये बनाया गया था। तो उसका एक जवाब बताया जाता है इसको USSR या फिर रशिया की तरफ से, आप लोग कह सकते हैं। यानी कि उसके कंपैरिजन में ये जो ग्रुप है ये बनाया गया था रशिया की तरफ से। दरअसल हुआ क्या, 1991 में हम सब जानते हैं जो कोल्ड वॉर है वो खत्म हो गया। जो सोवियत यूनियन था वो 15 कंट्रीज में अलग अलग टूट गया। उसके बाद कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन अपना आप लोग कह सकते हो कि इम्पैक्ट बनाए रखने के लिए, अपने जो वैल्यू है वो बनाए रखने के लिए, या फिर मिलिट्रीली सिक्योरिटी प्रोवाइड इंश्योर करने के लिए, रशिया ने बाकी जो उसके मेंबर्स थे, जो यूनियन के प्रीवियस मेंबर थे जो टूटने के बाद अलग हुए थे, उनके साथ अलग अलग आप लोग कह सकते हो जो ट्रीटी है वो साइन की थी। और सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज थी, जिसमें कि आर्मेनिया हो गया, उसके बाद आप लोग कह सकते हो बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, ये जो कंट्रीज थी, इनके साथ आप जो रशिया है इसने इसी तरीके का एक एग्रीमेंट, एक अलायंस जो है वो बनाया था, जिसका नाम था CSTO। जैसे नाटो में, मैंने आप लोग को पता होगा, आर्टिकल 5 में नाटो में ये कहा जाता है कि पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि किसी भी एक मेंबर पे अगर अटैक होता है तो सारे मेंबर्स की ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस अटैक के अगेंस्ट में रिटेलिएट करे। वैसे ही इसका CSTO का भी एक आर्टिकल 4 है, जिसमें सेम बात की गई है कि किसी भी मेंबर पे अटैक होता है तो हम लोग उसको रिटेलिएट करेंगे। तो ये इसीलिए अगर आप लोग देखो ना, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको कहा जाता है कि ये रशिया का नाटो है, सेंट्रल एशिया का नाटो है, इस तरीके की बातें की जाती है। और ये न्यूज़ इस जो हाल में आई है कि आर्मेनिया इस ग्रुप को छोड़ देगा, ये न्यूज़ इसी की वजह से बहुत ज़्यादा आप लोग कह सकते हो बड़ी न्यूज़ है। अगर आप लोग देखो ना, तो पिछले कुछ सालों में, आप एक चीज़ मैं और पहले आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि जो सोवियत यूनियन टूटा था उसमें अज़रबैजान भी एक कंट्री थी। अज़रबैजान भी सोवियत यूनियन से अलग हुआ था, लेकिन
ये जो CSTO ग्रुप है इसमें अज़रबैजान नहीं है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। नाउ अब ये हुआ क्या कि पिछले कुछ सालों से आप लोग को पता होगा कि आर्मेनिया, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसने डिसीजन लिया है कि मैं ये जो ग्रुप है ये छोड़ दूंगा, उसकी और अज़रबैजान में वॉर चल रही है। इस चीज़ के बारे में आप लोग को पता होगा, काफ़ी वीडियो तो मैं खुद इस पे बना चुका हूँ। और ये जो चीज़ें हैं, पूरा ये रीज़न क्या है इस वॉर का, ये सब चीज़ें मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। खैर फिर से एक बार अगर आप लोग देखो ना, तो ये आर्मेनिया है, मैप में आप लोग देख सकते हो, इसके बगल में अज़रबैजान है। इन दोनों कंट्रीज़ में वॉर चल रही है एक एरिया को लेके, नगोर्नो कराबाख। वॉर चल नहीं रही है, एक तरीके से आप कह सकते हो टाइम टाइम पे इनमें जो वॉर है वो होती रहती है। और पिछले कुछ सालों से आर्मेनिया जो है वो बहुत ज़्यादा मार खा रहा है अज़रबैजान से, ऐसा आप लोग कह सकते हो। नगोर्नो कराबाख का जो काफ़ी बड़ा एरिया है वो भी अज़रबैजान ने छीन लिया है। आर्मेनिया से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है अपने कब्जे में कर लिया, काफ़ी टेरिटरी जो है वो आर्मेनिया खो चुकी है। तो कहने का मतलब है पिछले कुछ सालों से जो वॉर का नतीजा है वो हमेशा आर्मेनिया के अगेंस्ट में रहा है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। नाउ आर्मेनिया तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया CSTO का मेंबर है, तो इसको हमेशा उम्मीद रही थी, या फिर वैसे भी अगर आप लोग देखो ना तो ये बट ऑब्वियस है कि रशिया को इस वॉर में इंटरफेयर करना था आर्मेनिया के सपोर्ट में, आर्मेनिया की मदद करनी थी, उसको वेपन्स या सोल्जर जो भी मदद लगती वो सप्लाई करनी थी। लेकिन कभी भी रशिया ने ऐसा नहीं किया, किसी भी पिछले कुछ वॉर में आप लोग ऐसा कह सकते हो। ना ही कोई वेपन सप्लाई किया गया, ना ही कोई सोल्जर सप्लाई किए गए, किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प आप लोग कह सकते हो नहीं प्रोवाइड किया गया रशिया की तरफ से आर्मेनिया को। और इसी चीज़ को लेके अगर आप लोग देखो ना तो इसी चीज़ को लेके जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है निकोल पाशियान, इनने ये बात की है कि पिछले कुछ सालों में जो भी आर्मेनिया के खिलाफ हमारा स्ट्रगल है, हमारी वॉर है, उसमें कोई भी मदद नहीं मिली है हम लोग को रशिया की तरफ से। और सिर्फ ये यही नहीं कहते हैं, उसके अलावा ये भी कहते हैं कि CSTO के तरफ से कोई मदद मिलना तो दूर, यहाँ तक कि CSTO के बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो अज़रबैजान के साथ मिलके, आप लोग कह सकते हो, इनका कहना है कि हमारे अगेंस्ट में वॉर जो है वो प्लान। तो ये इनका कहना है कि मदद तो भूल जाओ, हमारे अगेंस्ट में काम किया जा रहा है, हमें आप लोग कह सकते हो कि नुकसान पहुंचाने के लिए काम किया जा रहा है, हमारे अगेंस्ट में वॉर प्रिपेयर किया जा रहा है, वॉर की प्रिपरेशन की जा रही है CSTO मेंबर्स द्वारा मिलके। और ये इसी चीज़ को लेके कहते हैं कि इसीलिए हम लोग ये जो ग्रुप है ये छोड़ देंगे। और आगे एक लाइन ये भी कहते हैं, डोंट वरी वी विल नेवर रिटर्न। तो इस तरीके की बातें ये करते हैं ना। अब हो सकता है आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रशिया आखिर क्यों नहीं इंटरफेयर कर रहा है, क्यों नहीं आर्मेनिया की मदद कर रहा है, जब वो ऑब्लाइज्ड है, ट्रीटी के अंदर उसने साइन किया है कि ठीक है आप पे कोई अटैक होगा तो हम करेंगे, तो फिर आखिर रशिया ऐसा कर क्यों रहा है, उसका नाम भी तो खराब हो रहा है इसकी वजह से। तो देखो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे एक जो के सामने जो कारण है वो एक हो सकता है कि रशिया बहुत ज़्यादा यूक्रेन का जो वॉर है उसमें आप लोग कह सकते हो उलझा हुआ है, काफ़ी अपनी जो एनर्जी है, काफ़ी अपने रिसोर्सेज जो है वहाँ डाइवर्ट कर चुका है। तो इस समय उसकी उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो हेल्प कर सके। और इसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, सिर्फ यही कारण नहीं है, ये भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, लेकिन इसके अलावा और भी कारण है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो मैं अगर आप लोग को बताऊं तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है आर्मेनिया के, निकोल पाशियान, ये अगर आप लोग देखो ना तो काफ़ी फेवरेट है वेस्टर्न कंट्रीज के। 2018 में जब ये इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर बने थे आर्मेनिया के, तो आप लोग कह सकते हो इनने जो रशियन फेवर कैंडिडेट्स था उनको हरा के इलेक्शन जीता था। तो इस तरीके से भी आप लोग देख सकते हो, थोड़ा बहुत यहाँ से भी कनेक्शन हम लोग को समझ में आ सकता है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ये काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है, काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है वेस्टर्न कंट्री जो है उनकी, और ये खुद उनको पसंद करते हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो रशिया जो है, जो भी उसके स्ट्रगल है, जो भी उसके जियोपॉलिटिक्स है, इस पॉलिसीज़ है हाल में, उसमें अगर आप लोग देखो ना तो ये चीज़ हम सबको पता है कि रशिया को जितनी भी सेंट्रल एशिया की हो गई या वेस्टर्न एशिया की मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनकी मदद चाहिए। और ये जो आर्मेनिया और अज़रबैजान का वॉर है, ये अगर आप लोग देखो ना तो ये वॉर सिर्फ मैं कहूँगा कि रीजन का वॉर नहीं रह गया है, सिर्फ एक एरिया के लेके वॉर नहीं रह गया है। ये वॉर रिलीजियस जो एंगल है वो भी ले चुका है। आर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन कंट्री है और जो अज़रबैजान है वो मुस्लिम कंट्री है। तो इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। तो ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से रशिया की तरफ से कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं की गई है। और इसीलिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं आर्मेनिया के, ये काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। इनने मूड बना लिया CSTO ग्रुप को छोड़ने के लिए। एक बार इस पूरे न्यूज़ के का जो इम्पैक्ट है
इसको मैं फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, ये न्यूज़ कितनी बड़ी न्यूज़ है, ये मैं फिर से आप लोग को बताने की कोशिश करूँ, तो इसको ऐसे देखो आप लोग कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है, इस वॉर का एक बेसिक सबसे आप लोग कह सकते हो कि होता है ना कि सबसे मेन कारण, सबसे पहला और मेन कारण क्या है, ये मैं अगर आप लोग से पूछूँ तो आप जो नहीं भी ज़्यादा समझता है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, वो भी ये बता देगा कि जो यूक्रेन है वो टिल्ट हो रहा था वेस्टर्न कंट्रीज़ की ओर, उसने कह दिया था कि हम लोग नाटो जॉइन करेंगे और फिर ये रशिया के लिए खतरा है। ये रीज़न आप मानते हो ना, ये रीज़न सबसे बेसिक रीज़न है ना? तो वही आप लोग देखो, वही सेम चीज़ तो अब आर्मेनिया में भी हो रहा है। आर्मेनिया का भी तो यही कहना है ना कि हम लोग रशिया के साथ हमारे जो रिलेशन है उसमें थोड़ा गैप करेंगे। हम लोग ये जो रशिया लेड सीएसटीओ ग्रुप है इसको छोड़ देंगे। और यहाँ तक अगर आप लोग देखो तो बीच में इस तरीके की भी न्यूज़ आई थी कि इसने ये भी कहा है कि हम लोग यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे। नाटो की बात तो नहीं की, लेकिन यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ यूक्रेन में जिस चीज़ ने वॉर करा दी, वैसे ही कुछ यहाँ पर हो रहा है आर्मेनिया में। नाउ सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि ठीक है आर्मेनिया हो गया, रशिया हो गया, अज़रबैजान हो गया, यूरोप हो गया। अब इंडिया के लिए इसमें क्या फ़ायदा है? इंडिया के लिए ये न्यूज़ कैसे देखी जा सकती है? इंडिया का यहाँ पर क्या रोल है, या फिर क्या इंडिया के लिए निष्कर्ष निकल के यहाँ से आ सकता है? तो इसमें देखो, मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो इंडिया के लिए ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। क्यों ये पॉजिटिव है? क्योंकि अगर आप लोग देखो तो सीएसटीओ ग्रुप जो है वो बना, उसके बाद आर्मेनिया जो है ना ये काफ़ी हैविली डिपेंडेंट थी रशिया पे अपने डिफेंस को लेकर। डिफेंस इन द सेंस सिर्फ इसलिए नहीं कि हम पे अटैक होगा तो रशिया बचाएगा। जो ये मिलिट्री वेपन्स खरीदते थे वो भी बहुत ज़्यादा खरीदते थे रशिया से। और आप लोग कह सकते हो बाकी तरीके की भी जो पॉलिसीज डिजाइनिंग होती थी या इस तरीके की जितनी भी चीज़ें होती थी उसमें रशिया पे आर्मेनिया बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट था। मेन हम लोग बात करते हैं वेपन सप्लाई की, तो वेपन सप्लाई मेनली जो आर्मेनिया को मिलता था वो मिलता था कहाँ से? रशिया से। ठीक है, अब रशिया से क्योंकि ये अपने रिलेशन जो है उसमें गैप कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जो है उनका ये कहना है कि हम लोग रशिया पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमें अल्टरनेटिव पार्टनर देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चांस है कि हम लोग अपने वेपन जो है वो आर्मेनिया को सप्लाई कर सकते हैं, जो कि रिप्लेस कर दे रशिया के वेपन से। और ये चीज़ अगर आप लोग देखो ना तो होता हुआ दिख भी रहा है, और बहुत कठिन या फिर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ जो है वो मैं नहीं बात कर रहा हूँ कि कैसे रशिया के इतने एडवांस वेपन को इंडिया का वेपन सब रिप्लेस कर देगा, ऐसी बात नहीं है। ये चीज़ हो भी रहा है ऑलरेडी। अगर आप लोग देखो ना तो आर्मेनिया वन ऑफ द टॉप बायर बन चुका है इंडिया के वेपन्स का। तो ये कोई बहुत बड़ी बात, बहुत हटके बात, बहुत अनएक्सपेक्टेड बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ होता हुआ दिख रहा है और और भी अगर आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी तो पिनाका हो गया, ATAGS जो गन है वो हो गया, ये सब इंडिया सप्लाई कर चुका है आर्मेनिया को। अब और इसके बाद आप हम लोग देख सकते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, आकाश मिसाइल हो गया, तेजस हो गया, ये सब भी इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है आर्मेनिया को। इससे इंडिया का क्या फ़ायदा होगा? इंडिया का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। एक नहीं 1000 फायदे हो सकते हैं, जॉब्स क्रिएट होंगी। तो इस तरीके से बहुत से फायदे हो सकते हैं। प्लस साथ ही साथ दूसरी कंट्री भी जब ये देखेंगी ना कि इंडिया जो है वो आर्मेनिया को वेपन सप्लाई कर रहा है, एक स्टेबल सप्लायर है वेपन का, तो वो भी इंडिया पे डिपेंड हो सकती है अपने डिफेंस की नीड के लिए, जिससे और ये एक तरीके से आप लोग कह सकते हो कि इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है ये एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में ये लिखा कि रशिया का जो लॉस है वो इंडिया के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है।